रामपुर से बड़ी खबर से, जहां पर सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत कोर्ट से मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है आजम खान को। डूंगरपुर प्रकरण के एक और मामले में फैसला आया है। आजम खान और अन्य को कोर्ट ने बरी कर दिया है। साल 2016 का है डूंगरपुर प्रकरण, जिसमें बड़ी राहत एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को मिली है, जहां पर इस मामले में अब आजम खान के समेत अन्य को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रामपुर से, जहां पर सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है, जहां कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत आजम खान को दी है, जहां पर तमाम मुकदमों के बीच राहत। बड़ी खबर आजम खान के लिए है। डूंगरपुर प्रकरण के एक और मामले में फैसला आया है, जिसमें आजम खान और अन्य को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2016 का ये डूंगरपुर प्रकरण है, जिसमें राहत आजम खान को मिली है। से संबंधित एक मैटर था, जिसमें माननीय न्यायालय का फैसला आना था, जो अभी आया है, और इसमें जो आरोपीगण हैं उनको दोषमुक्त किया गया है। बाकी अभी फैसले की कॉपी हमें नहीं मिली है। जैसे ही फैसले की कॉपी मिलेगी, इसका अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद इसमें अपील फाइल की जाएगी। अच्छा, इसमें दोषमुक्त किस आधार पे किया गया, क्या ग्राउंड है? अभी हमें जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है। हमें भी अभियोजन करना है। हम अभियोजन साबित नहीं कर पाया आरोप। ये चीजें तो हम जब डिसीजन का हमें वो मिल जाएगा, तब जाके हम उसका अध्ययन करेंगे, तब जाके क्लियर होंगी कि कैसे कौन से ग्राउंड पाए गए कि जिन पे आरोप साबित नहीं हुए। और अब बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां विधानसभा में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। शिवपाल यादव ने जलभराव का वीडियो पोस्ट किया है। विधानसभा को बजट की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कहा है। एक मूसलाधार बारिश में ये हाल है विधानसभा भवन का, बाकी प्रदेश है भगवान भरोसे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश होने की वजह से विधानसभा भवन में पानी भर गया, जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और ये वीडियो सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है, और उन्होंने लिखा है कि विधानसभा भवन को सबसे ज्यादा बजट की जरूरत है। एक मूसलाधार बारिश में विधानसभा भवन का ये हाल है, बाकी पूरा प्रदेश भगवान भरोसे चल रहा है। वहीं लखनऊ में बारिश से पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात है। आलम यह है कि हजरतगंज की मुख्य सड़क समेत तकरीबन पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। राजधानी में सीवर सफाई न होने का खामियाजा यहां की जनता भुगत रही है। राजधानी के कई इलाकों में सीवर सफाई के दावों की पोल खुलती नजर आई है। और हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। जो ये माहौल देखने को मिला लखनऊ की सड़कों में और विधानसभा भवन के अंदर, क्या कुछ पूरा मंजर है? नहीं, देखिए दिव्या, आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री के शर्मा जो है लगातार इन दिनों जो दौरे पे थे, कहीं ना कहीं निरीक्षण कर रहे थे। नगर निगम भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, निरीक्षण हो रहे थे। कुछ ही घंटों की बारिश ने इस पूरे विभागीय जो अधिकारी थे इनकी पोल खोल दी। चाहे नगर निगम की बात कर ली जाए या नगर विकास मंत्री किस तरह से दौड़ भाग कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, और चाहे जलकर विभाग की बात कर ली जाए, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। लगातार डीएम भी जो है वो कहीं ना कहीं निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ यहाँ तक डीएम ऑफिस में जो बेसमेंट है उसमें पानी भर गया, नगर निगम कार्यालय में पानी भर गया। उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान जो है विधानसभा में पानी भर गया। और आपको बता दूं कि गेट नंबर 7 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निकलना था, लेकिन जल भराव की वजह से गेट नंबर 1 से निकलना पड़ा। इसी को लेकर शिवपाल यादव ने तंज कसा कि विधानसभा को जो है बजट की ज्यादा जरूरत है। देखिए, विकास की बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी। विधानसभा सत्र चल रहा है, आपने देखा होगा सत्र का पहला दिन जो था, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और बिजली को लेकर जिस तरह से घेरा गया था अरविंद कुमार शर्मा को कि बिजली की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है।
तो जी। कहीं ना कहीं नगर विकास मंत्री भी वो है और इन्हीं के नगर विकास मंत्री रहते रहते विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र में जो विधानसभा के अंदर पानी भर गया और कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक मानी जाएगी। जी। आपको बता दें कि जिस तरह से जो पानी आज भरा हुआ है तो कल सदन में इसकी आवाज उठेगी। कहीं ना कहीं शिवपाल ने जो ट्वीट किया है तो उसके बाद में शिवपाल यादव के ट्वीट के बाद में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखिए विपक्ष लगातार सरकार की जो विकास कार्य है उनसे जो है लगातार आवाज उठा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए महंगाई को लेकर जिस तरह बात हो रही थी, उसी तरह बिजली जो समस्या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी, उसी के बाद में अब जल भराव का जो मामला लखनऊ में आया तो कहीं ना कहीं एक बार फिर विपक्ष के निशाने पे जो है नगर विकास मंत्री रहेंगे। जी दिव्या जी, यहाँ पर शिवपाल यादव ने जो पोस्ट किया है कि सबसे ज्यादा बजट विधानसभा भवन के लिए होना चाहिए, सत्ता पक्ष की क्या दलीलें हैं? क्योंकि पूरे राजधानी में इस तरीके का मंजर है और विधानसभा भवन भी इससे अछूता नहीं है। नहीं देखिए, सत्ता पक्ष की अगर आप बात करिए तो अगर आप किसी नेता से बात करेंगे तो यही कहेंगे कि विकास की नहरें बह रही हैं। तो वो विकास की नहरें आज हम लोग ने लखनऊ की सड़कों पे देख लिया कि विकास की नदियां जो है किस तरह से बह रही है। सत्ता पक्ष तो बराबर ये बात कहते चला रहा है कि उत्तर प्रदेश में हो या लखनऊ हो, सब जगह पे काम चल रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन आज विधानसभा में जिस तरह से पानी भरा और पानी भरने के बाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री को 7 नंबर गेट की जगह 1 नंबर के गेट से जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र में ये जो एक बार फिर मुद्दा उठाया जाएगा। जी दिव्या जी, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बाराबंकी स्थित हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट में जिला प्रशासन और आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने 223 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्री स्कूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने भविष्य के भारत को स्वस्थ बनाने का सपना देखा है। इसकी शुरुआत आंगनबाड़ी से ही होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में योगी सरकार ने धर्मांतरण विधेयक पेश कर दिया है और अब जल्द ही विधेयक पर मुहर लग जाएगी। इसे लेकर सपा प्रवक्ता मोहम्मद आजम का बयान सामने आया है। मोहम्मद ने कहा कि यूपी सरकार लगातार सामाजिक सौहार्द के खिलाफ काम कर रही है। वहीं लव जिहाद कानून को लेकर यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर वही गलती करने जा रही है जो सरकार ने कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट के आदेश देकर की थी। इशू बनाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जैसे जैसे जातिगत जनगणना के मुद्दे को इशू बनाएंगे, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी डिवीजन होगा। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय अगड़े और पिछड़े की लड़ाई चल रही है। केशव मौर्य जी और योगी में जो संघर्ष है, ये बेसिकली जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के पिछड़े और दलित समाजों में जो जागृति आई है, उसको मैनेज करने की एक कोशिश है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से वो गलती करने जा रही है, इस तरह के कानून बना करके, जैसा योगी जी ने पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जितने दुकानदार हैं उनको अपनी धार्मिक पहचान उजागर करने वाला जो आदेश दिया था, उसी तरह की गलती, आजीवन कारावास वाला भी ये मामला है। लोग कोर्ट में जाएंगे और वहाँ निश्चित तौर पे फिर से योगी जी को तमाचा लगेगा। किसी भी सभ्य समाज में अगर किसी भी धर्म का मानने वाला या मानने वाली महिला या पुरुष शादी आपस में करते हैं तो उसको किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि भाजपा की राजनीति का आधार ही नफरत और सांप्रदायिकता है, इसलिए इस तरह के हिंदू और मुस्लिम्स के बीच की शादियों को वो नफरत और सांप्रदायिकता के नजर से देखते हैं, इसीलिए लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं लव जिहाद पर आजीवन कारावास का अध्यादेश पास होने पर प्रदेश की योगी सरकार पर विपक्षी पार्टियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। सपा कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला कानून बताया है, तो बीजेपी इसे प्रदेश के लिए जरूरी बता रही है। HNN 24/7 के संवाददाता रईस खान ने इस नए कानून को लेकर सपा, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से खास बातचीत की। इसकी राय तो
तो यही है कि जो मुद्दे होने चाहिए वो तो मुद्दे उठाते नहीं है। और रही बात जो लव जिहाद की बात, जिन्होंने लव जिहाद पहले हुए उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? अब ये हर चीज मुद्दे को खत्म करने के बाद लव जिहाद को पहले उठा लिया। जो हमारे यहाँ जो जनता भी मतलब लड़के जो पढ़े लिखे हैं, जो बहक रहे इधर उधर मतलब भटक रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ लव जिहाद की बात की जा रही है। लव जिहाद ठीक है, अगर कोई लड़का मतलब कोई हिंदू लड़का अगर कर लेता है तो उसके लिए कोई वो दिक्कत, तब लव जिहाद है। मतलब अगर मुस्लिम कर ले तो भी लव जिहाद, तो इसके लिए मतलब बिल पास ये कि इसमें यह है कि कोई मुस्लिम लड़का अगर किसी हिंदू लड़की से शादी करता है, अपना धर्म छुपाता है, तो वो लव जिहाद में आता है। हाँ, तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि जो लड़के अपनी जात को छुपाकर हिंदू लड़कियों से तालमेल बनाते हैं कि हम हिंदू हैं, जब बाद में शादी कर लेते तब बाद में पता चलता है कि वो मुस्लिम है। अगर कोई मुस्लिम प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा बताई गई है। अब लव जिहाद पर आजीवन कारावास की सजा होगी। 2021 में भी योगी सरकार द्वारा एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें 10 साल की सजा थी। लव जिहाद पर 10 साल की सजा थी। इस बार योगी सरकार द्वारा जो विधेयक पास किया गया है उसमें आजीवन कारावास की सजा है। इस वक्त हम सपा प्रवक्ता के पास मौजूद है, आइए हम इनसे बात करेंगे कि क्या पूरा विधेयक है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं शकील अहमद एडवोकेट, जिला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कन्नौज। उत्तर प्रदेश सरकार में लव जिहाद पर एक विधेयक पास किया गया। वास्तव में ये विधेयक नहीं है। इनका केवल मुसलमानों को टारगेट करना है और इनका पूरा ध्यान आकृष्ट करना है पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता की नफरत फैलाना। हिंदू मुसलमान कर चुके, शमशान कब्रिस्तान कर चुके, गीता कुरान कर चुके हैं, अब ये लव जिहाद के पीछे पड़े। कानून आया है, ये प्रदेश के हित के लिए बहुत अच्छा कानून है। और जहाँ तक जो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, फंडिंग करते हैं, उनके लिए ये है कि अगर बगैर इच्छा के, जैसे अपने यहाँ संविधान में एक प्रावधान है कि धर्मांतरण, अगर हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जाना चाहते हैं, किसी भी रिलीजन में जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ज़बरदस्ती करके, हमारे साथ छल करके अगर ये किया जाता है तो ये कानून बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को सज़ा होनी भी चाहिए। लव जिहाद की अगर बात की जाए, कोई किसी से प्रेम करता है, शादी करता है, तो क्या कहेंगे? तो अगर वो प्रेम करता है, शादी करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अपना नाम हमारा खालिद है और हम पप्पू बता रहे हैं, हम राजू बता रहे हैं, मिथ्या बता करके अगर हम ऐसा करते हैं तो बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। लव जिहाद पर आजीवन कारावास का अध्यादेश पास होने पर बिजनौर जिले की जनता ने सीएम योगी के फैसले को सही ठहराया है। वहीं समाज सेवी राय बहादुर आर्य ने बताया कि जिस तरह से योगी सरकार ने लव जिहाद कानून को लाकर एक अच्छा बिल पास किया है, इसका हम समर्थन करते हैं। वहीं बीजेपी नेता कपिल चौधरी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला बहुत सही है, कुछ फैसले और जिन पर भी जल्द फैसला लेना चाहिए। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले का, भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सारी उत्तर प्रदेश की जनता इस फैसले का स्वागत करती है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने समाज के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जी। जो लव जिहाद शब्द है ये बहुत ही एक गलत शब्द था। हिंदू लड़कियों के साथ बहका फुसला के झूठे आश्वासन देकर मुस्लिम लड़के शादी करते थे, उनको बाद में गोश्त खिलाते थे, गाय का गोश्त खिलाते थे, उनको परेशान करते थे। इसमें जो है आजीवन कारावास के अलावा फांसी होनी चाहिए ऐसे लड़कों को जो हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ करते हैं। हम इससे पूरी तरह सहमत है, समर्थन है हमारे इनके साथ। और जिस तरह से अभी पास हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छा काम माननीय योगी जी ने करा है। और जितने भी ये विरोधी हैं, ये केवल मुस्लिम वोटों के आकर्षण करने के लिए अपनी बकवास करते फिर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। जिहाद का कानून, लव जिहाद का कानून जो बनाया माननीय योगी जी ने, सही है। अच्छा, जिस तरह से नया कानून पास किया गया लव जिहाद को लेकर और प्रावधान किए गए हैं, इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, ये एक बहुत बढ़िया विषय है, योगी जी ने पास करा। ये हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत ही बढ़िया कानून है।
इस काम की हम सराहना करेंगे। लेकिन बस एक कहना ये है कि समय और सत्ता हमेशा साथ नहीं रहती। थोड़ा लेट कर दिया इस कानून को, पहली बार में ही यह कानून अप्लाइमेंट लाना चाहिए, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं है। अगर हिंदुओं का कल्याण करना है तो सरकार को ऐसे फैसले जल्दी और एकदम लेने होंगे जिससे उनका सम्मान बढ़े और हिंदुत्व का आगे बढ़े। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे कन्नौज से खबर का, जहां सदर तहसील परिसर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुराग ठाकुर को संसद से निलंबित करने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी पर जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के लिए जो अपमानजनक शब्द जाति और समुदाय की बात करते हुए कहे हैं, उन अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा ये धरना आयोजित किया गया है कि और हम सब लोग भारत के प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदया से ये मांग करते हैं कि ऐसे सांसद जो नवनिर्वाचित जनता के सांसद होते हुए भी सम्मानित सदन में एक ऐसे वरिष्ठतम नेता के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं, इनको तत्काल निलंबित किया जाए। आजमगढ़ जिले के थाना क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद द्वार के सामने बीजेपी का पुतला फूंका और नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी का चाल चरित्र पहले से उजागर है। बीजेपी की पुरानी परंपरा है, जो लोग पिछड़ों और दलितों के पक्ष में आवाज उठाने का काम करते हैं, उन्हें बेइज्जत करने की। उन्होंने कहा कि सदन में जिस तरह से राहुल गांधी पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अनुराग ठाकुर माफी मांगे और उनके खिलाफ कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर कल जो सदन में आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का अपमान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया, उसी के विरोध में हम लोगों का आज विरोध प्रदर्शन यहाँ था। भाजपा का चाल चरित्र पहले से उजागर है। यह पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों की, शोषितों की विरोधी रही है। जिन लोगों ने इनके पक्ष में आवाज़ उठाना चाहा, पुरानी परंपरा देखिए तो इन लोगों ने बेइज्जत करने का काम किया। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर रहे हों, चाहे वो हमारे बीपी मंडल रहे हों, चाहे वो राम नरेश जी रहे हों, सबको इन्होंने पहले से भी अपमानित किया है। आज प्रदेश व्यापी काल थी। अनुराग ठाकुर ने जो निंदनीयपूर्ण बयान दिया है लोकसभा में, राहुल गांधी जी की जाति पूछी है और बहुत निंदनीय वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया, उसकी हम निंदा करते हैं। आज उन्हीं के खिलाफ हम लोग आज आजमगढ़ जिला शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में पुतला फूंका गया। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में कावड़ लेकर जा रहे कावड़ियों को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कावड़ियों की कावड़ खंडित हो गई, जिसके बाद नाराज कावड़ियों ने सड़क पर लेटकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कावड़ियों को समझाने बुझाने की कोशिश की। हम कांवर लेके आ रहे थे, पीछे से शेष गाड़ी दी। कहाँ से कांवर लेके आ रहे हैं आप? हरिद्वार से। कहाँ चढ़ाएंगे? मुरैना, एमपी। तो इन्होंने क्या कांवर को खंडित कर दिया है? हाँ। ओके, अब क्या क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? अब ये जा रहे हैं कि दोबारा जाके दोबारा भर के लाना है, 72 घंटे में पहुँचाना है। ये लोग? हाँ। पंकज शर्मा, निवासी बिलगांव, जिला मुरैना, जो अपने साथियों के साथ कांवड़ लेकर आ रहे थे, गांव भड़दरी के पास आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पास एक बाइक सवार द्वारा इनको टक्कर मार दी गई, जिससे इनकी कांवड़ गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। इस संबंध में उक्त बाइक सवारों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, शांति व्यवस्था है।
खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां शामली में कावड़ की यात्रा में एक कावड़ शहीदों के नाम पर निकाली गई। कावड़िए हिंदुस्तानी हरिद्वार हर की पैड़ी से जल भरकर अपने गंतव्य पूरा कर मुजफ्फरनगर पहुंचे। कावड़ लाने वाले इस शिव भक्त ने अपने शरीर पर जहां 267 बार जो है शहीदों का नाम गुदवाया है। इस देशभक्त कावड़िए ने 51 तिरंगे के पिन भी अपने शरीर पर लगा रखे हैं, जिसे देखने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच गए। कावड़िए हिंदुस्तानी का कहना है कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ से मनोकामना मांगी है कि देश के शहीदों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आजादी के 70 साल हो चुके, लेकिन आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि देश आजाद हुआ था इन व्यक्तियों के कारण, इन हीरो के कारण। और कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ से मनोकामना मांगी है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद का दर्जा दिया जाए। हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके आए हैं। और इसके साथ में अग्निवीर जो योजना है, कहीं ना कहीं सेना का जो नियम बदला है, तो कहीं ना कहीं उससे पूरे देश का युवा, हर युवा के अंदर एक जज्बा, जुनून है कि मैं देश के लिए सेना में काम करूं और कहीं ना कहीं सेना में काम कर बॉर्डर पर ड्यूटी देकर और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करूं। ये हर युवा का जज्बा है और वो जज्बा कहीं ना कहीं जब से अग्निवीर योजना आई तब से खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो हमारी सरकार से भी प्रार्थना है और भगवान भोलेनाथ से तो मनोकामना मांगी है और कहीं ना कहीं सरकार से भी हम मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुए बस हादसे के बाद सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश में डग्गा मार बसों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब महोबा से दिल्ली जा रही बसों की सूचना पर एआरटीओ ने जिले की सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान 2 बसों को रोककर चेकिंग के दौरान कागजात पूरे न होने पर दोनों डबल डेकर बसों को सीज कर दिया गया। दोनों वाहनों को सीज करने के बाद उन्हें पनवाड़ी थाने में खड़ा कर दिया गया है। एआरटीओ की इस कार्रवाई से डग्गा मार बस चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जो है आपको पता होगा कि 10 जुलाई को जो है एक गाड़ी एक्सीडेंट कर गई थी महोबा की उन्नाव में, जिसमें 18 लोग मर गए थे। उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया कि कोई भी अवैध डग्गा मार वाहन बसें पूरे प्रदेश में कहीं ना चले। और यहाँ मैं आया हूँ, देख रहा हूँ कि 2 गाड़ियाँ, 2 डबल डेकर बसें मिली हैं और दोनों की परमिट जो है समाप्त है और दोनों मानक के विपरीत बनी हुई है। इसलिए मैं ले आकर के पनवाड़ी कोतवाली में मैं खड़ा किया हूँ और सवारियाँ भेजने की मैं रोडवेज से मैं गाड़ी बुला रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ। आ जाएगी तो सब देख रहा है। परिचौक जा रहे थे। क्या समस्या आ गई? यहीं पे पनवाड़ी में बस पकड़ ली। किसने? आरटीओ साहब। क्यों ऐसी बस पे बैठे आप? उसकी परमिट नहीं किया? हमें क्या पता, हमें तो गुमराह करके बोल दिया था। वो बस के कागज होते हैं, तो हम बैठ गए और हमें पता ही नहीं था कुछ। अच्छा, कहाँ की?